एक बड़ी जानकारी आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के बीच पथराव हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया जा रहा है। चांदमारी इलाके में वोट देने से रोकने की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का बूथ अध्यक्ष पथराव में घायल हुआ है, ये भी बताया गया, ये जानकारी मिल रही है। तो चांदमारी इलाके में ये आरोप लगाया गया कि वोटिंग करने से रोका जा रहा है। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष पर पथराव हुआ और वो पथराव में घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के दौरान किस तरह के पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता जुड़ गए। रविशंकर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह की अफरा तफरी यहाँ पर कूच बिहार में चांदमारी जो जगह है वहां पर हुई है, क्या अब जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी? देखिए, फिलहाल तो कूच बिहार में छोटे छोटे ऐसे घटना सामने आ रहे हैं जहां पे ये कहा जा सकता है कि कूच बिहार में जो हिंसा की आशंका किया जा रहा था उसका एक नमूना यहां पे देखने को मिल रहा है। ये जो स्टोन पेल्टिंग की घटना हुई है चांदमारी में, ये तृणमूल और बीजेपी के बीच हुआ है। आरोप ये है बीजेपी की तरफ से कि वहाँ के जो तृणमूल के एजेंट्स हैं वो उनको बैठने नहीं दे रहे थे। ऐसा जो वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है वीडियो पे, उसमें से ऐसा ही सुनाई दे रहा है। और अलग अलग जगह पे लोगों का कोई बूथ एजेंट का सर फटाना, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस भी आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि उनके ऊपर हमला यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे जो अलग अलग जगह है उसको लेकर यहाँ पे झमेला हो रहा है। और आप देख सकते हैं मैं वही जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे निश्चित प्रामाणिक कुछ देर पे यहाँ पे वोट डालने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे बाहर आप देखिए यहाँ पे लोग क्या जी हाँ, तो रविशंकर दत्ता मौजूद हैं। निश्चित प्रामाणिक यहीं पर वोट डालने आने वाले हैं, लेकिन जी बोलिए रविशंकर, अगर आपके पास और कोई जानकारी है। निश्चित प्रामाणिक वहाँ पर वोट डालने आएंगे, पहुंच चुके हैं वो वोट डालने के लिए। उधर आप लोग को पता है, ये हमारा जो ब्लॉक सभापति है अनंत बर्मन, उनका ऊपर हमला हुआ है और उसको ऐसा तरीके से मारा है कि इस दिन हॉस्पिटल বোমাবাজির খবর কাল রাতে ছিল, আমি এখনো কিছু পাইনি। चांदमारी में पत्थर मारा जा रहा है। चांदमारी के अभी यहाँ पे आए, क्या करेंगे? हम देखते हैं, हम देखेगा जो अगर वोट अभी तक वोट जो जैसे हो रहा है आप खुश हैं? ठीक है, वो तो पता चलेगा थोड़ा बाद कैसे वोट हो रहा है। बाकी हम लोग चाहता है जो जितना आदमी है वो सब वोट अपना वोट। देखिए, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा है। चांदमारी इलाके में वोटिंग से रोकने का आरोप लगा है। रविशंकर दत्ता ये अपडेट दे रहे थे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। लेकिन उससे पहले देखिए एक और अहम खबर सामने आ रही है, वो जल्दी से हम फ्लैश करेंगे अपने दर्शकों के लिए। पश्चिम बंगाल में यह हिंसा की पहली खबर सामने आई और कूच बिहार में बीती रात भी जमकर बवाल हुआ है, यह जानकारी मिल रही है। कूच बिहार से ही यह अहम खबर, बीती रात भी जमकर यहां पर बवाल हुआ है। देखिए कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कूच बिहार में हिंसा का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर भी हमला हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पुष्पेश पंत पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इन लोगों को स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है तो आप जल्दी से दिखा दें। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, विक्रम सिंह यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी से। बृजमोहन श्रीवास्तव चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन एनसीपी अजीत पवार गुट के हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन पुष्पेश जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि कूच बिहार का हम जिक्र कर रहे हैं, ये हिंसा और पश्चिम बंगाल में चुनाव, इसका जो साथ है ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह है कि हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनावों की एक नियति बन गई है? हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर देखिए, जो इतिहास पश्चिम बंगाल का है वो, बल्कि पश्चिम बंगाल का क्यों, अविभाजित बंगाल का आज़ादी के पहले से हिंसा का तत्व तो वहाँ के राजनीतिक जीवन में बहुत घुला मिला रहा हुआ है, रक्त मांस मज्जा में।
तो कहीं ना कहीं कुछ गर्म खून है। अगर आप देखें तो जितने वर्ष साम्यवादी पार्टी मार्क्सिस्ट ने वहाँ राज्य किया तब भी वहाँ हिंसा थी, और ममता बनर्जी जब हैं तो उनकी राजनीति अहिंसक हो ये तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। जब वो एनडीए के साथ थी तब भी उनके तेवर आक्रामक ही रहा करते थे। तो मेरे ख्याल में आज जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी जनतंत्र में यदि चुनावी प्रक्रिया हिंसा से प्रदूषित होती है तो फिर न तो समतल मैदान की बात की जा सकती है, न निर्भय और निष्पक्ष चुनाव की। जी हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये लगातार कोशिश है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस तरह की जो तस्वीरें वो सामने ना आए, इस तरह के जो घटनाक्रम है वो ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में हम हर बार इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। ये सचमुच चिंता की बात है, और इसमें मुझे लगता है कि जो एक मतलब राजनीतिक संस्कृति के तौर पर पेश किया जाता है, ये कहीं की भी राजनीतिक संस्कृति कैसे हो सकती है। कम्युनिस्टों के समय यही कहा जाता रहा, फिर अभी ममता बनर्जी उन्हीं कम्युनिस्टों के राज को हटाकर सत्ता में आई, लेकिन पता चला कि वो उनसे 2 डिग्री और आगे बढ़ गई। और अब तो जब देश के किसी हिस्से में ऐसी घटना नहीं होती कि चुनाव, आप मतदान के दिन लोग चुनाव के लिए जा रहे हो, अपना वोट डालने जा रहे हो, और उस वक्त कहीं बमबाजी हो जाए, कहीं किसी के ऊपर हमला हो जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार जिसके लिए बदनाम थे, वहां वो घटना नहीं। क्या सिर्फ टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी ही या उनकी पार्टी की तरफ से ही इस तरह की हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में? क्या जिसका जहां बोलबाला है, जिसका जहां जोर चलता है, वहां वो हिंसा करता है? नहीं सुमेरा, मुझे लगता है कि यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण है कि टीएमसी की तरफ से ही हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है जो इतने प्रचंड बहुमत से लगातार जीतती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस हिंसा में वो ज्यादा शामिल है, उसकी हिस्सेदारी बड़ी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं हिंसा होने लगे तो दूसरा पक्ष एकदम से कुछ हिंसा नहीं कर रहा होगा, ये हम नहीं दावा कर सकते। क्योंकि लेकिन ये बार बार आरोप लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार उन लुम्पेन एलिमेंट्स पर, उन गुंडों पर कार्रवाई करने में नाकामयाब रहती है, और संदेश खाली की घटना में तो बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शामिल रहे। ठीक है, इसलिए यह कहा जा रहा है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है, पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की है। जयशंकर जी क्या कहेंगे इस पर, आप क्या टेक है? नहीं, हिंसा चुनाव के दौरान कहीं भी हो नाजायज है, गलत है, निंदनीय है। और पश्चिम बंगाल में जैसा अभी पुष्पेश जी भी कह रहे थे जी, वहाँ एक मिलिटेंट पॉलिटिक्स रही है, शुरू से ही रही है। जब कम्युनिस्ट लोग रहे हैं तो कम्युनिस्ट के खिलाफ कांग्रेस में ममता बनर्जी बहुत जुझारू होती थी। बाद में थोड़ा कांग्रेस ढीली पड़ने लगी तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, टीएमसी बना ली, फिर उसका एक जुझारूपन रहा तो काफ़ी क्लैश होता रहा। जब लेफ्ट हट गया और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सरकार में आ गई तो लेफ्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो चला गया बीजेपी के साथ, और कुछ कांग्रेस का भी जो बचा कुचा था वो भी कुछ बीजेपी के साथ गया। बीजेपी का अपना कुछ खास वहाँ जनाधार उस ढंग से था नहीं, लेकिन अब वो वही लोग हैं जो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, बात बात पे लड़ जाते हैं। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे सरकार है ममता बनर्जी की, उनको देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो 7 चरणों में देश में चुनाव करा रहा है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि चाहे वो फोर्स। जयशंकर जी, क्या चुनौती भी मिल रही है, मजबूत चुनौती? बीजेपी का दावा है कि जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे, और मजबूत चुनौती दे रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस को। क्या इस वजह से भी इस तरह की घटनाओं को हम बढ़ते हुए देखते हैं? यकीनन सुमेरा, बिल्कुल चुनौती तो मिल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो सीटों का आंकड़ा आप देखिएगा उसमें भी, या विधानसभा के चुनाव में भी, मतलब 200 पार का नारा लगाते हुए भी अगर 70-72 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी बात थी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए चुनौती मिल रही है दोनों तरफ से। और अब वहाँ जब पंचायत का चुनाव होता है तो जिला परिषद का चुनाव होता है तो नगर निगमों का चुनाव होता है, तो हर चुनाव में मतलब पता नहीं क्या वहाँ की राजनीति की संस्कृति में हिंसा इस तरह से हावी हो गई है, हर चुनाव में इस तरह से होता ही होता है। बिल्कुल ये बात हुई पश्चिम बंगाल की, लेकिन महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र की भी कई सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी अजित पवार गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है इस बार हालात बड़े बदले से हैं महाराष्ट्र में, और कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार, जिनका दामन छोड़कर आप अजित पवार के साथ आ गए, उनके साथ सहानुभूति का एक फैक्टर है। आपको लगता है कि इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा? भी असर महाराष्ट्र के इस वर्तमान जो मतदान होना है इस बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। हाँ, सिंपैथी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के लोगों का सोचना यह है कि ये लोग उस दौर में सरकार को बचाने में पूरी तौर से नाकामयाब रहे, तो इनके साथ संवेदनाएं नहीं है लोगों की, बल्कि लोग मतदाता में इनकी कार्यप्रणाली को लेकर निराशा का भाव है, जिसमें वो लोग महसूस करते हैं कि अगर उस समय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने सही फैसला लिया होता सरकार को बचाने के लिए तो ये स्थिति नहीं आती। आज निश्चित रूप से जो वर्तमान महायुति की सरकार है
जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय अजितदादा पवार और देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, इन लोगों ने वहां पूरे महाराष्ट्र में इस बात मतदाता के बीच में इस बात को स्थापित किया है कि हम एक तो स्थिर सरकार देंगे, वो स्थिर सरकार चल रही है। दूसरा, उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का एक चित्र पूरे महाराष्ट्र के लोगों के सामने रखा है, जिसमें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी किसी भी राज्य में अगर हमको विकास कल्पना करना है तो उसमें हम केंद्र सरकार को बाहर रखकर वो कल्पना नहीं कर सकते। तो वहां का जो एक समग्र चित्र तैयार हुआ है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के और महाराष्ट्र के ये तीनों नेता, इनको मिलाकर जो एक वातावरण है वो इस प्रकार का है जिसमें लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र का विकास हो पाएगा, विकास हो पाएगा, स्थिर सरकार देंगे, ये आपके मुताबिक मुद्दा है और ये लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं उस पर विक्रम सिंह यादव जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विक्रम सिंह यादव, इस बीच नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर विक्रम सिंह यादव जी मैं आपके पास आऊंगी सवाल। गडकरी की सीट पर भी आज हो रहा है मतदान। वो दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से हैट्रिक लगाने वाले हैं और उन्हें बड़ा समर्थन हासिल है। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं। विक्रम सिंह यादव जी, आपने सुना ये कहना, हमारे साथ जो बृजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं उनका, कि स्थिर सरकार एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को लग रहा है कि, और ये लेकर मुद्दा वो लोगों के सामने गए कि हम स्थिर सरकार भी देंगे, केंद्र में सरकार बनेगी बीजेपी की, और इस वजह से हम जिस तरह का काम करेंगे उसमें विकास होगा महाराष्ट्र का। तो सहानुभूति फैक्टर ज्यादा बड़ा फैक्टर है या ये बड़ा फैक्टर है जो लेकर लोगों के सामने मौजूद है, जो दूसरा शिवसेना का शिंदे गुट है या अजित पवार गुट है? सुमेरा जी, देखो, लोगों ने देख लिया ये सब कि स्थिर सरकार तभी हो सकती है जब बीजेपी को उखाड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जो चुनी हुई सरकार थी उन सरकारों को चलने नहीं दिया और सब जगह तोड़फोड़ की और सरकारों को किस तरीके से गिराया है ये पूरा देश ने देखा है। और महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि यहाँ पे गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाता और पूरे पब्लिक की, जनता की, महाराष्ट्र की जनता की शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। तो ये भले ही सरकार तोड़ ले या कुछ भी तोड़े, लेकिन लोगों को कहां तक तोड़ेंगे। तो अब लोगों के पास अब जो मौका है, और अब ये जो है ना सरकार जो है इस बार केंद्र सरकार ये बीजेपी सरकार को